3,38,000 रिक्ति है माध्यमिक और प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक इकाई में। इतनी रिक्तियों को भरने का काम करना है तो इसमें समय लग सकते हैं, लाखों बहालियां हैं, महीनों समय लग सकते हैं। जो हमारे सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन पर, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन करा रहा है। निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि इन्हीं के बहकावे में है। जब लगातार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं, तो भरोसा करनी चाहिए। और प्रत्येक वर्ष जो 2 करोड़ देना था दिल्ली वाले को, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। दिल्ली वाले जो कह के गए 16 करोड़ 2 करोड़ प्रति वर्ष दूंगा, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। अब ये युवा मान चुके हैं, बेरोजगार युवा, चूंकि उनको देना नहीं है इसलिए उसका डिमांड भी नहीं है। ये चिंताजनक है। जो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आए और हमारे बेरोजगार ये मान लिए देश भर का, राज्य और देश का, कि भाई वो देना ही नहीं, उसको तो मांगना क्या है। इसका मतलब है कि जो काम करने वाली सरकार है, गुस्सा आप उसी से करेंगे। जो निकम्मी है तो उससे आप गुस्सा नहीं करेंगे। कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा प्रलोभन दिया गया था कि 2022 तक मैं किसानों में को जो लागत लगेगी खेती में उसका 2 गुना दूंगा। अब 2022 आने वाला है कि जाने वाला है? भाई शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को कि क्या बोलते हैं, आखिर कौन सा एजेंडा है आपके पास। जो प्रतिक्रियावादी संघी लोग हैं, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाने के प्रयास से ही अपनी रोटी सेकना चाहते हैं सत्ता की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ संप्रदायवाद नहीं, सामाजिक न्याय और समाजवाद हमारी पूंजी है, थाती है, वही देश को ताकतवर बनाएगा और नफरत देश को खत्म करने की ओर चलेगा। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आपके द्वारा अभी तक जो आपका पीरियड है, आपने कोई अपना रोड मैप तैयार किया है कि नहीं? जी, क्या है आपका? नीतियां बदलने की ओर है। नियोजन नीति ने जो शिक्षा का जो प्रयास है उसको कमजोर किया है, बेहतर शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया है। अभी वर्तमान में जो नियोजन नीति है उसमें आमूल परिवर्तन सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। क्या कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि नई नीति शिक्षा क्षेत्र में आई कमजोरियों को दूर करके बेहतर और क्रांतिकारी विकल्प दे सकता है। क्या होगी नई नीति? जो नियोजन का जो एक्सटॉर्शन है सब बंद हो जाएगा। जो नियोजन नीति का जो एक्सटॉर्शन का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद करने के उपाय किए जा रहे हैं। और हम लोग अभी जो छोटी इकाई है नियोजन की, नियोजन इकाई पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, क्या भविष्य में ये सब नहीं रहेगा? नहीं, अब सब सेंट्रली होगा। हो सकता है जिला स्तर पर, हो सकता है राज्य स्तर पर, लेकिन केंद्रीकृत होगा। इसको लिखा जा सकता है ना कि भविष्य केंद्रीकृत होगा और इस दिशा में जो बेहतर हो सकता है सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एमडीएम में प्रायः हम लोग भी देखते हैं और जांच अधिकारी भी आते हैं। एमडीएम में एक प्रायः ये बातें सामने आती है कि स्कूल में जितने उपस्थिति रहती है उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। वो भी छुट्टी देने के बाद इस पर कुछ विशेष रोक का कोई बायोमेट्रिक सिस्टम या और कोई ध्यान है? अभी नियोजन हमारी नियुक्ति का पारदर्शी रास्ता निकले, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल सके, हमारे शिक्षक बेहतर कर सकें, इस पर अभी पूरे विभाग का दिमाग लगा हुआ है, हम लोग का दिमाग लगा हुआ है। ये जो मैंने खिचड़ी साधन है, गड़बड़ी है, उसको दूर करेंगे, लेकिन ये अभी इशू नहीं है हमारे साथ। तो जल्द ही उस पर भी नहीं होगा ना। जो गड़बड़ी है, ऐसा थोड़ी गड़बड़ी सरकार देखते हुए आंख मुंह बंद कर लेगी। लेकिन जो भी इस मामले में जो केंद्र जो योगदान देती है, और 4 रुपये क्या लगभग 5 रुपये के आसपास, 5 रुपये से कम ही एक बच्चे के
पोषण के लिए आहार दिए जाते हैं, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये ठीक है क्या? कम है। मैं तो समझता हूँ कि उस हिसाब से बहुत कम है। भविष्य में उसका रेट ये आज ये तो बच्चों को अगर हम लोग 5 रुपये में खिला दें, घर में खिला पाएंगे हम? आप तो खिला रहे हैं, आपका मंत्रालय खिला रहा है, बच्चे हमारे खा रहे हैं 5 रुपए में। तो ये तो भारत सरकार सवाल करिए ना, ये रेट तय करके भेज दिए। ये तो दिल्ली वाले से, आप अपनी ओर से दिल्ली आप अपनी ओर से राज्यांश का हिस्सा बढ़ा वो के ठीक है, 15 ठीक है, कर दिए। वो ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये राशि भारत सरकार से आती है और आती है तो इस रूप में आती है, तो ये दिल्ली वाले को भी से भी सवाल करनी चाहिए आप लोगों को। तो आपका भी अनुरोध पत्र जाना चाहिए था ये शिक्षा मंत्री की। नहीं, वो जाती है, हम खिलाने में परेशान। वो जाती है, विभाग के स्तर पर ये रिक्वेस्ट जाता है। सर, उच्च शिक्षा में जो वित्त रहित पहले कहे जाते थे, जो वित्त पोषित या अभी अनुदानित है, वो बहुत पिछड़ा चल रहा है। सर का संज्ञान उस ओर जाने के लिए लोग ज्यादा इच्छुक हैं, इसीलिए कि आप भी नहीं, वित्त रहित, देखिए वित्त रहित का तो कंसेप्ट बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान नीति लाया अनुदानित कर दिया। और ये एक विकल्प बेरोजगारों के सामने जो पूर्णतः आपाधापी की स्थिति थी, अंधकार की स्थिति थी, उसके एक रास्ते खुले। लेकिन अनुदान में विलम्ब के जो कारण है, वो सब कारण को ढूंढा जा रहा है, पता भी है। और उसमें जो संस्थान के द्वारा, या विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, अब ये हमारे महाविद्यालय जो प्राइवेट चलते हैं निजी, अब लोग उसको निजी संपत्ति बना के चलते हैं। इसके लिए एक विकल्प के तौर पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे कि भाई अनुदान, सरकार को उच्चतर शिक्षा के संबंध में अनुदान से लेकर के वेतन तक के संबंध में राशि की कमी नहीं है, लेकिन ये तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना रहता है ना, उपयोगिता प्रमाण पत्र, ये कॉलेज का स्तर से गड़बड़ी होती है। प्रिंसिपल्स, बर्सर, प्राइवेट कॉलेज में सेक्रेटरी, तो उसको कैसे हम लगाम लगा सकें, इसके लिए भी नीति बनाई जा रही है कि कम से कम कोई कार्रवाई का विकल्प हो, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो फैक्टर लोग हैं, खास करके सैलरी के निष्पादन से संबंधित, विश्वविद्यालय स्तर पर हो या कॉलेज स्तर पर हो, तो चूंकि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमी है तो कॉलेज में तो कार्रवाई विश्वविद्यालय करेगी। लेकिन सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि कुछ इस तरह के पत्र हम उनको दें कि भाई आप जो विद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, तो महाविद्यालय होगा तो फिर यूनिवर्सिटी करेगी, विद्यालय होगा तो हम लोग करेंगे, कि जो अनुदान को डिस्ट्रीब्यूट करने में देरी करती है, पता है आपको, साल भर कॉलेज देरी करती है, ज्यादा भी देरी करती है। और हमारी मजबूरी है, सरकार जब यूटिलाइजेशन नहीं आएगा तो हम किस रूप में उसको अनुदान दे पाएंगे। तो ये है लैप्सेज जो जिस लेवल पर होगी, ऐसे लोगों के ऊपर कम से कम राशि के ठीक विचलन के नहीं करने के कारण कार्रवाई होगी। पर निजी महाविद्यालय पर भी आप नई रणनीति बना रहे हैं, क्यों नहीं? अब हम अनुदान देते हैं, अनुदान का सही अगर उपयोग न होता हो तो इससे में तो विक्टिम होते हैं हमारे समाज के बेरोजगार ना, जो अपना जीवन उसमें खपाते हैं। सर, अभी भी बहुत सारे जिला में विद्यालय है जो जिसके पास भवन नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं? वो तो है, लगातार हो रहा है ना। अब बहुत सारे एक चीज देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह समझ करके कि जब तक गांव में +2 की पढ़ाई नहीं होगी तो आम गरीब गुरबा बाल बच्चे जो पढ़ना चाहते हो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, और इससे व्यापक असर कई क्षेत्र में पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि पर भी, अज्ञान नहीं, एजुकेशन नहीं रहता है तो लोग, जनसंख्या वृद्धि पर भी असर पड़ जाता है। स्कूल में 3 विद्यालय चल रहे हैं, वो ठीक है ना, जो और कहीं पे भवनहीन, भूमिहीन विद्यालय के बारे में आप कह रहे हैं, तो ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अब इसको लगातार एक दिन में तो विश्वकर्मा जी की तरह सब बन नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं अभी भी हमको लगता है कि 250 करोड़ रुपया का
टेंडर हुआ आधारभूत संरचना के मामले में, क्या 10 दिन पहले हुआ। तो ये काम जारी है और सरकार इन मामलों को गंभीरतापूर्वक देख रही है। अपने संसाधनों के उपयोग में आधारभूत संरचना को प्राथमिकता दी जा रही है। जो हमारे पास संसाधन है, अब आप बताइए तो लगभग पूरे बजट का 21% शिक्षा पर खर्च हो रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा दिवस के अवसर पर इसको 4% बढ़ा करके 25% करने का घोषणा किया। तो संपूर्ण राज्य बजट का 25% जहां शिक्षा क्षेत्र में खर्च होनी है, तो इन्हीं सब चीजों पर खर्च होनी है ना। ये है, सरकार प्रयास कर रही है और साधुवाद है इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय ये बोलते हैं, जब भी उनको